प्रिय विद्यार्थियों, श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के अंदर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो मुझे पढ़ा, कवि परिचय को आपने जाना। आज इसी पाठ के अंतर्गत निराला जी की दूसरी कविता सरोज स्मृति आप पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप देखिए, गीत गाने दो मुझे कविता के बाद इस गीत गाने दो कविता में जहाँ एक तरफ मनुष्य को जीवन में चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते, जिनका जीवन बहुत दुखमय हो चुका है, ऐसे उन लोगों के अंदर मनुष्य में जिज्ञासा की भावना पैदा करने का काम गीत गाने दो कविता के माध्यम से कवि निराला ने किया। इनके बाद इनकी दूसरी कविता जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, सरोज स्मृति। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यानी इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सरोज, और वो आज इस दुनिया में नहीं है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। यानी किस तरह से पुत्री के ना होने पर, उसके दिवंगत हो जाने पर, स्वर्गवासी हो जाने पर पिता अपनी पुत्री के लिए किस तरह से विलाप करता है, ये इस कविता का भाव है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जिस तरह से कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला के प्रति जो भाव था वही अपनी पत्नी, दिवंगत पत्नी के प्रति देखता है कवि निराला, और उस बेटी के रूप रंग में अपनी पत्नी का रूप रंग भी वहाँ पर दिखाई देता है कि जैसी बेटी है ऐसी ही माँ का रूप रंग था, जिसका चित्रण कवि निराला इस कविता में करता है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने का आकर्मण्य बोध भी प्रकट हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या बताइए कवि निराला ने इस कविता में, कि मैं कितना भाग्यहीन पिता हूँ जो अपनी बेटी के जीवन के लिए मैं कुछ सुख सुविधाएं जो देना चाहता वो कुछ नहीं दे पाया। उससे पहले ही परमात्मा ने उसे इस संसार से विदा कर लिया। फिर समाज में उसके संबंध, पुत्र के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने, यानी समाज में रहते हुए हर एक माता पिता का ये दायित्व होता है कि अपनी पुत्री के लिए हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखे। लेकिन निराला के मन में इस बात का तो अत्यंत खेद और दुख है कि वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कर पाए, अपना कर्म जो था उस कर्म की पूर्ति भी नहीं कर पाए, उससे पहले ही संसार से विदा ले ली। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यानी अपनी एक आत्मकथात्मक रूप में या आत्मविश्लेषण के रूप में उन्होंने इस पंक्ति को कहा है कि मेरे जीवन की केवल कथा है, कहानी है, वो केवल दुख है। और क्या कहूँ जो आज जो नहीं कही, ऐसी कौन सी बात है जिसको मैंने आज आपसे कहूँ जो अब तक मैंने नहीं बताया। कहने का तात्पर्य है, यानी आपने आत्मकथात्मक रूप में ही उन्होंने अपने जीवन के दुख को यहाँ प्रकट करने का प्रयास किया है। किस तरह से अपनी दिवंगत पुत्री सरोज के लिए और उनकी यादों में पिता का क्या कर्मण्यता का बोध जहाँ जागृत किया है, आप इस कविता के माध्यम से देखें। देखिए, दूसरी कविता इनकी जो अपन देखने जा रहे हैं, सरोज स्मृति। कि देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तो हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूले छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग, नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखिए, किस तरह से कवि निराला यहाँ अपनी दिवंगत पुत्री सरोज की स्मृति में किस तरह से बीते हुए समय को याद करते हुए कहता है यहाँ पर कि देखा विवाह आमूल नवल, कि मुझे ऐसा एक स्वप्न में, अपनी कल्पनाओं में एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, चारों तरफ मानो विवाह का वातावरण बना हुआ है, शादी समारोह का दृश्य दिखाई दे रहा है। आमूल नवल, आमूल माने मूल चूल, पूरी तरह से, संपूर्ण तरीके से, नवल मीन्स नया, नवीन। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, और ऐसे उस वैवाहिक
प्रोग्राम या कार्यक्रम के संदर्भ में हम देखते हैं चारों तरफ से विवाह की तैयारियां की जा रही हैं और वहाँ पर भी कलश का जल यानी कलश जो एक शुभ माना जाता है। कोई भी कार्यक्रम करने के लिए कलश रखा हुआ है, कलश में जल है और साथ में ही वो देखते हैं कि किस तरह से सरोज यानी कि उनकी पुत्र की याद वहाँ पर दिखाई देती है। वो अपने एक पिता होने के नाते उसके जीवन के कार्य जो करने थे उनको करते हुए वो किस तरह से दिखाते हैं कि देखा विवाह आमूल नवल तुझ पर सो पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तो हंसी मंद। किस तरह से पुत्री सरोज अपने पिता की तरफ हंसती हुई मंद मंद मुस्कान के साथ वो देखती है। ऐसा दृश्य निराला देखता है अपनी कल्पनाओं में, अपने स्वप्न में। होठों में बिजली फंसी स्पंद, मानो उनके होठों पर भी वो मुस्कान ऐसे लग रही है जैसे आकाश में कहीं बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही हो। यानी कंपायमान, स्पंद का मतलब होता है कंपायमान, कि जिस तरह से आसमान में चमकने वाली बिजली, तड़कने वाली बिजली किस तरह से स्पंदित होती हुई, कंपित होती हुई दिखाई देती है, ऐसे ही उनके होठों पर अपने पिता निराला की तरफ देखते हुए एक बिजली की भांति मुस्कान की स्पंदन होना उसके होठों पर दिखाई दे रहा है। और मैं भर झूल छवि सुंदर, और उस सरोज के अर्थात पुत्री के उर्मानी हृदय में भर झूली छवि सुंदर, एक सुंदर शोभा उसके चेहरे पर, उसके हृदय पर दिखाई दे रही है। यानी उनकी बेटी का जो हृदय है, उनके भाव है, उसके चेहरे पर जो मुस्कान है, वो सब कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है। प्रिय के अशब्द श्रृंगार मुखर, और देखिए सरोज के चेहरे पर क्या भाव देखता है कभी यहाँ पर निराला। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, प्रिय अपनी पत्नी प्रेमिका के लिए संबोधन किया जो वो भी कुछ समय पहले संसार से विदा ले चुकी है। उनके जो अशब्द जो नहीं कहे जाने वाले जो भाव थे शब्दों के, ऐसा ही श्रृंगार मुखर, ऐसा ही श्रृंगार, इतना ही सौंदर्य उस चेहरे पर भी नज़र आ रहा है। यानी सरोज के बातों में भी वहाँ पर वो श्रृंगारिक स्वरूप वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तू खुली एक उच्छ्वास संग निश्वास स्तब्धबद अंग अंग नत नैनों से आलोक उतर कापा अधरों पर थर थर थर। कभी किस तरह से आगे देखिए सरोज की स्थिति को बताने का प्रयास करता है यहाँ पर कि तू खुली एक उच्छ्वास संग, यानी वहाँ पर एक बिल्कुल निश्वास लेते हुए ऐसा लग रहा है कि सरोज एक लंबी आह भरती हुई, एक सांस भरती हुई, एक अपनी भावनाओं को इंगित करती हुई विश्वास स्तब्धबद अंग अंग, यानी उसके प्रत्येक अंगों में एक तरह का विश्वास, एक तरह की आशा, एक तरह की भावनाएं जुड़ी हुई है। नत नैनों से आलोक उतर, और मानो उसने अपना चेहरा नीचे कर रखा है। नत माने झुके हुए, नयन माने नेत्र, उन झुके हुए नेत्रों से मानो आलोक माने प्रकाश उतर रहा हो। यानी चेहरे पर एक अद्भुत चमक, एक आभा, एक शोभा वहाँ पर दिखाई दे रही है। कापा अधरों पर थर थर थर, और उसके होठों पर भी थर थर की आवाज़, यानी कंपायमान होते हुए होठ, वहाँ पर थरकते हुए होठ वो दिखाई दे रहे हैं। मैंने देखा, अर्थात निराला दृश्य अपनी कल्पनाओं में, अपने स्वप्न में, अपनी भावनाओं में इस दृश्य को देख रहे हैं कि मैं देखा, मैंने वह मूर्त धीत, वो धैर्य धारण करते हुए एक मूर्ति के समान सरोज, मेरे बसंत की प्रथम गीति, यानी मेरे बसंत का, मेरे जीवन का सुख का जो समय है, जो बसंत में जो स्वरूप है, वो प्रथम गीत, पहला गीत इस स्वरूप में मुझे दिखाई दे रहा है। इस तरह से सरोज के स्वरूप को देख करके कवि निराला अपने किस तरह की भावनाओं में, कल्पनाओं में, स्वप्न में डूबे हुए इस दृश्य को देखते हैं। अगले पैराग्राफ में देखें कि श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया विवाह राग, भर रहान घर निस दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। देखिए किस तरह से अगले इस पैराग्राफ में क्या कहता है कवि निराला कि श्रृंगार रहा जो निराकार, श्रृंगार रहा जो निराकार, यानी जो निराकार मैंने बिना कोई आकार का, जहाँ कुछ दिखाई नहीं, ऐसा वो श्रृंगार वहाँ पर था। यानी जो श्रृंगार, जो सौंदर्य वहाँ दिखाई दे रहा था वो निराकार था, जिसका कोई आकार नहीं था, चूँकि ना वहाँ सरोज थी, ना कोई विवाह का वातावरण था, कुछ भी नहीं था। वो तो कल्पनाओं में, भावनाओं में और स्वप्न में देख रहा था कवि निराला कि रस कविता में उच्छ्वसित धार, कि जैसे कविता के अंतर्गत रस की धारा प्रवाहित होती है जो दिखाई नहीं देती, ऐसे ही वह उस आदि के दृश्य में वो स्वरूप, वो आनंद, वो श्रृंगार दिखाई दे रहा है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग,
अपनी स्वर्गीय मैंने अपनी पत्नी के लिए संबोधन यहाँ पर किया है। अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ में जो दृश्य उसने गाया, जो दृश्य वहाँ पर उन्होंने देखा, भरता प्राणों में राग रंग, ऐसे में वहाँ पर अपने जीवन में निराला देखता है कि किस तरह से उसके प्राणों में एक राग, एक आनंद, एक खुशी, एक रंग, एक सौहार्द वहाँ पर दिखाई देता है कि रति रूप पे प्राप्त कर रहा वही। और ऐसे उस दृश्य को जब देखता है कि किस तरह से पुत्री के विवाह के दृश्य में वहाँ पर मानो अपनी पत्नी को भी वहाँ रति के रूप में, प्रेम के रूप में वहाँ देखता है कि वहाँ पर पत्नी भी खड़ी है और पारिवारिक जन भी खड़े हैं, विवाह का माहौल बना हुआ है। आकाश बदल कर बना मही, वो पूरा एक दृश्य मानो आकाश के स्वरूप में जहाँ अनंत तक कुछ दिखाई ना दे, वही एक पृथ्वी मही, पृथ्वी के लिए संबोधन है कि आकाश बदल कर बना मही, हो गया बहा। देखता है कि किस तरह उसकी कल्पना में शादी हो चुकी है। आत्मीय स्वजन उस पूरे कार्यक्रम के अंदर अपने पारिवारिक जन, अपने मित्रजन, अपने संबंधीगण वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अपने जन लोगों को वहाँ देख रहा है। कोई थे नहीं नामंत्रण, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये दृश्य को देखा, वहाँ पर उन्हें वास्तविक अपनी कल्पनाओं और स्वप्न में से जब वो जगे या वहाँ से बाहर आए तो वहाँ सामने देखा तो ना कोई विवाह है, ना कोई शादी है, ना कोई आमंत्रण है, था बेजा गहा विवाह राग, ना कोई विवाहिक गीत कार्यक्रम हो रहा है। भर रहा न घर निश दिवस जाग, भर रहा ना घर में कोई आने वाला अतिथियों का कोई भरा हुआ माहौल दिखाई देता है। निश दिवस जाग, ना कोई दिन और रात जगने की स्थिति जहाँ पर दिन रात काम में लगे रहते हैं, ऐसा कोई दृश्य दिखाई देता है। प्रिय मौन एक संगीत भरा, कभी देखता है कि ऐसी स्थिति में प्रिय मौन एक संगीत भरा, वहाँ स्वयं एकदम मौन अवस्था में वो दिखाई देता है, उसको कुछ भी कार्यक्रम होता हुआ नज़र नहीं आता। जो क्षण भर पहले वो पूरा दृश्य अपनी कल्पना में और स्वप्न में सोचता है, देखता है, वो वहाँ पर सारा कुछ अदृश्य हो जाता है, अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। और जैसे ही उन्होंने वो दृश्य देखा तो एक नया जीवन अपने रूप में वहाँ पर उन्हें दिखाई देने लगता है। यानी कि जो एक सुख समृद्धि के साथ, सौहार्द के साथ, आनंद के साथ जो दृश्य उन्हें कुछ क्षण पहले दिखाई दे रहे थे, वही क्षण अब एक क्षण के बाद यानी कुछ समय के पश्चात ही वो सब कुछ निरर्थक या बेकार सा होता हुआ उन्हें दिखाई देता है। तो इस तरह से आपने ये कविता का एक भाग देखा। इसी कविता का शेष भाग हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।